कैसा है इंडिया के रियल एस्टेट का फ्यूचर और क्या आपको अभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? यूं तो दोनों सवालों का मतलब एक ही होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों सवालों के मायने काफी अलग हैं। और वो इसलिए कि इंडिया का रियल एस्टेट किसी भी अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए एक केस स्टडी से कम नहीं है। देश के जॉब प्रोड्यूसिंग सिटीज और फ्यूचर पोटेंशियल वाले शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री में रिकॉर्ड गिरावट के बीच कीमतों में एक रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। और इसलिए हर तरफ या तो उठ रहे हैं सवाल गिरते बिक्री के आंकड़ों पर, और दूसरी तरफ से किया जा रहा है रियल एस्टेट डिफेंड बढ़ती कीमतों का हवाला देकर। लेकिन रियल एस्टेट के बढ़ते कीमत और गिरते सेल्स ग्राफ के इस विरोधाभास के पीछे खड़े हैं वो इन्वेस्टर्स जिनके भरोसे अब चलने लगा है इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट। और बात यहां सिर्फ उन रिटेल इंडियन इन्वेस्टर्स की ही नहीं रह गई है जो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वो तो शुरू से ही इंडियन रियल एस्टेट के एक क्रिटिकल डिमांड ड्राइवर रहे ही हैं, लेकिन अब इंडिया के रियल एस्टेट बिजनेस को आगे ड्राइव करने वाले हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के खिलाड़ी जिनका पैसा पार्क होने के बाद तो प्रॉपर्टी खरीदना आम इंडियंस के बस का ही नहीं रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। एक सवाल जो लाजमी है आज कि क्या है फ्यूचर इंडिया के रियल एस्टेट बिजनेस का। और यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि एक तरफ तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ सेल्स ग्राफ गिर रहा है। दुनिया की किसी भी बिजनेस में ऐसा विरोधाभास आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह इकोनॉमिक्स के डिमांड और सप्लाई के विपरीत चाल रियल एस्टेट इसलिए नहीं चल रहा है कि प्रॉपर्टी में इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है और बिल्डर्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मार्केट का एक सप्लाई साइड का स्ट्रेस पब्लिक डोमेन में आ जाता और मार्केट में डिस्ट्रेस सेल भी साफ दिखने लगता। जिन डेवलपर्स का थोड़ा भी डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो आज की तरह से निश्चिंत नहीं दिखते। ये मार्केट की रियलिटी तो दरअसल इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट के एक अलग ही लेवल के फ्यूचर डायरेक्शन का इंडिकेशन दे रहा है। अभी अपने डैशबोर्ड पर मैं देख सकता हूं कि ज्यादातर हमारे ऑडियंस ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को सपोर्ट करें। दरअसल रियल एस्टेट में सेल्स और प्राइस के मिसमैच के बीच यह कहना तो कहीं से सही नहीं होगा कि इंडियन रियल एस्टेट का कोई फ्यूचर ही नहीं है। मेरा मतलब यहां रियल एस्टेट बिजनेस के फ्यूचर से है, ना कि इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर से। मेरे कई वीडियो पर लोगों ने जो ऐसे कमेंट किया है कि इंडिया के रियल एस्टेट बिजनेस का फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का इतना कमिटमेंट है, वो लोग दरअसल मेरे वीडियो को देखकर भी मेरी बात को समझ ही नहीं सके हैं। इंडिया में रियल एस्टेट के ग्रोथ और आपके लिए रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट का फायदा नुकसान दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर प्रॉपर्टी मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बिग टिकट इन्वेस्टमेंट का आगे कमिटमेंट है, लिस्टेड प्लेयर्स का बैलेंस शीट प्रॉफिट दिखा रहे हैं और रियल एस्टेट के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि रियल एस्टेट बेस्ट एसेट क्लास है और आपको भी अपनी हैसियत से बढ़कर प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। इंडियन रियल एस्टेट के ग्रोथ स्टोरी के प्रोजेक्शन देखकर अपनी हैसियत से बढ़कर या कर्ज में डूबकर इन्वेस्ट कर लेना किसी भी लिहाज से आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और वो भी एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां की जॉब्स लगातार ही कम हो रही हैं और देश के सारे ही संसाधन सिमट रहे हैं कुछ चंद लोगों के हाथों में। एक घर खरीदार को तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का सोचना चाहिए, ना कि रियल एस्टेट के बिजनेस के फ्यूचर का। रियल एस्टेट का ब्राइट फ्यूचर अगर दिख भी रहा है तो क्या आप उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने की फाइनेंशियल हैसियत रखते हैं? बात रियल एस्टेट के फ्यूचर की करें तो इंडियन रियल एस्टेट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ा है। दुनिया के दो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ब्लैकस्टोन और ब्लैक रॉक, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं
और इनके इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि इंडियन रियल एस्टेट का फ्यूचर काफी बेहतर है। केवल 2025 में ही इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रहा है 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि भारतीय रुपयों में 94,120 करोड़, और यह हाईएस्ट एवर एनुअल इन्वेस्टमेंट है। इसके पहले 2024 में 8.87 बिलियन डॉलर या 75,324 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो ईयर ऑन ईयर 51% का ग्रोथ था। इसके भी पहले 2023 में 5.88 बिलियन डॉलर या 49,933 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। इंडियन रियल एस्टेट में अगर लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2010 से 80 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का शेयर लगभग 2/3 है। अकेले ब्लैकस्टोन के ही इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट के इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 22 बिलियन डॉलर। लेकिन इसी के बीच यह जमीनी हकीकत भी है कि प्रॉपर्टी प्राइस इतनी तेजी से बढ़ी है कि अब प्रॉपर्टी का यह ग्रोथ आम लोगों के लिए है ही नहीं। यह तो है अब एक खेल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के कार्टेल का। आपके लिए तो प्रॉपर्टी खरीदने का मतलब है अगले 20 सालों का एक ऐसा फाइनेंशियल कमिटमेंट जो असेट नहीं, लायबिलिटी है कई मायनों में। और इसलिए कई एनालिस्ट तो यहां तक कहते हैं कि आने वाले 10 साल में भारत का रियल एस्टेट धीरे धीरे बाई मॉडल से रेंट प्लस रीट मॉडल की तरफ जा सकता है। मतलब कि खुद रहो किराए के घर में, और अगर पैसा इन्वेस्ट करो रियल एस्टेट में तो होम ओनरशिप के लिए नहीं, बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके पीछे कई बड़े आर्थिक और सामाजिक ट्रेंड काम कर रहे हैं। बड़े शहरों में घर खरीदना बहुत महंगा हो रहा है। मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु जैसे शहरों में घर की कीमतें आम आय से काफी तेजी से बढ़ी हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिहाज से दुनिया के हर बेंचमार्क को इंडिया ब्रीच कर चुका है और घर किसी भी लिहाज से एफोर्डेबल है ही नहीं। कई रिपोर्ट्स में दिखता है कि मिडिल क्लास के लिए ईएमआई अब आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा है, टेक होम सैलरी का 70% तक। इसलिए बहुत से आम लोग घर खरीदने की बजाय किराए पर रहना ज्यादा प्रैक्टिकल मानने लगे हैं। यह ट्रेंड पहले विकसित देशों में दिखा था, अब भारत के बड़े शहरों में दिखने लगा है। और बात आज एफोर्डेबिलिटी की ही नहीं है, जॉब और लाइफस्टाइल भी ज्यादा मोबाइल हो गई है। आज का युवा वर्कफोर्स शहर बदलता रहता है। स्टार्टअप और टेक सेक्टर में जॉब स्विच ज्यादा होते हैं। इसलिए भी 20-25 साल का होम लोन लेना हर किसी के लिए सही विकल्प नहीं लगता है। किराए पर रहना फ्लेक्सिबल भी है। देश में कई बड़ी कंपनियां और फंड रेंटल रियल एस्टेट बनाने के विकल्प को इवेल्युएट कर रहे हैं। दुनिया में एक नया मॉडल तेजी से बढ़ रहा है, बिल्ड टू रेंट। इसमें पूरी सोसाइटी किराए के लिए बनाई जाती है, जहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वाली बड़ी कंपनियां मालिक होती हैं। भारत में भी ग्लोबल फंड और डेवलपर्स इस मॉडल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए रीट मॉडल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तेजी से बढ़ रहा है। भारत में रीट को रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। रीट का मतलब बड़ी ऑफिस या मॉल प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट में डालना, उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना, निवेशकों को किराए की आय का हिस्सा मिलना। भारत में बड़े रीट के उदाहरण हैं एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट। यह मॉडल इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि लोगों को सीधे प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत ही नहीं, छोटे निवेश से भी रियल एस्टेट में आय मिल सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ रहा है जो ऐसे बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करता है। एक समय भारत में रियल एस्टेट का मतलब था जमीन खरीदना, घर बनाना और फिर प्रॉफिट चाहिए तो बेच देना। बिल्डर्स अपार्टमेंट बनाकर बेचते हैं जिससे कि लैंड पार्सल ज्यादा मोनेटाइज हो और लोगों को बिना जमीन में ज्यादा इन्वेस्ट किए घर मिले। लेकिन अब धीरे धीरे मॉडल बदल रहा है। प्रॉपर्टी का मतलब होने लगा है इनकम जनरेटिंग असेट, जैसे ऑफिस, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, रेंटल हाउसिंग। यह वही मॉडल है जो अमेरिका और यूरोप में पहले से चलता आ रहा है। अगले 10 सालों में 3 चीजें भारत का रियल एस्टेट पूरी तरह से बदल सकती हैं। पहला है घर खरीदना एफोर्डेबिलिटी के लिहाज से मुश्किल होना। दूसरा, युवा पीढ़ी का किराए को एक लाइफस्टाइल के तौर पर स्वीकार करना। और तीसरा, बड़े फंड और रीट का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पर एक्सेप्टेंस।
इसका मतलब यह नहीं है कि लोग घर खरीदना पूरी तरह से बंद कर देंगे। नहीं, जिनके पास नेटवर्थ होगा वो खरीदेंगे ही प्रॉपर्टी, घर भी और कॉमर्शियल स्पेसेस भी। लेकिन मार्केट का बड़ा हिस्सा, मतलब आम नौकरी पेशा इंडियंस, किराया और निवेश आधारित रियल एस्टेट पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। और इसलिए मैंने अपने कई वीडियो में प्रॉपर्टी के एफोर्डेबल ना रह जाने की बात कही है। होम ओनरशिप के डिसएडवांटेज पर मैं बात करता रहता हूं और एक हेवी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में हैसियत से बढ़कर इन्वेस्ट न करने की सलाह भी देता हूं। लेकिन यह सलाह जेनरिक होती है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस के फाइनेंसेस को ध्यान में रखकर दी जाती है। अगर आप हैं फाइनेंशियली इंडिया के टॉप 1% या 0.5% में, तो आपको नेटवर्थ का एक हिस्सा जरूर रखना चाहिए प्रॉपर्टी में भी। अपना सारा ही कॉर्पस आप किसी भी एक असेट में बिल्कुल ना रखें, चाहे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो, गोल्ड सिल्वर हो या फिर प्रॉपर्टी। निष्कर्ष यह है कि इंडिया में रियल एस्टेट बिजनेस में प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट को देखते हुए इसका अपना फ्यूचर तो दिखता है, लेकिन क्या हैसियत से बढ़कर और कर्ज में डूबकर प्रॉपर्टी खरीदने में आपको अपना फ्यूचर दिखता है? इसका जवाब आपको खुद देना है। मैंने तो बस आपको रियलिटी को सही पर्सपेक्टिव में समझाना होता है। शुक्रिया।